Hello students, how are you? This is Dr. Anmol Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study spectroscopy. In this topic, first we have to study some uh, scientific term like electromagnetic radiation, like spectrum, wavelength, wave number, etc. So let's start. Electromagnetic light. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है वो जिसे हम इसकी नेचर ऑफ लाइट अगर हम कहें तो ये दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, एक इलेक्ट्रिकल भाग और एक है मैग्नेटिक पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर ये व्यवस्थित रहते हैं और जिस दिशा में जो लाइट जा रही है उसके भी 90 डिग्री के एंगल में रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में बता रखा है। ये देखिए आप, एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो है लाइट की दिशा है और वाई एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक कंपोनेंट और एक्स एक्सिस के ऊपर है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। मतलब जो तीनों जो पार्ट है एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, जिसको एक दूसरे डायग्राम में भी बता रखा है। एक्स एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की दौड़ने की दिशा है, जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है और वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे के एंगल पर रहते हैं, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस तरह का होता है ये रेडिएशन। अब ये कई प्रकार के हैं जिसके हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनको हमने उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। 1 से 9 तक हैं ये। वेवलेंथ में 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम से कम वाली वेवलेंथ का कॉस्मिक रे है। 10⁻² to 10 ये है गामा रे। उसके बाद आ रहा है एक्स रे, फिर यूवी लाइट, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, वेव्स ऑफ एसी पावर लाइंस। एसी पावर लाइंस जो है वो मोर देन 10⁻13 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इस तरह से इनको इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने जमा रखा है। अब इसको यदि हम दो रूपों में डिवाइड करें, मोटे तौर पर अगर दो भागों में डिवाइड करें तो वो है विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब जो 5वें नंबर पर है विजिबल ये, इनविजिबल 5वें से पहले और 5वें के बाद। मतलब 1 से 5 तक सारी जो है वो विजिबल इनविजिबल, और 5 से 9 तक ये सारी इनविजिबल है। जो 5वां पार्ट है वो केवल वही विजिबल है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जो लाइट है वो विजिबल है, 400 नैनोमीटर से पहले वाली लाइट इनविजिबल है और 800 नैनोमीटर के बाद वाली लाइट भी इनविजिबल है। चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ जो छोटी छोटी टर्म्स है उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे माना वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, इसको हम गामा से डिनोट कर रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वेवलेंथ। एक वेवलेंथ जो वेव है वो अपना एक कंप्लीट साइकिल करने में जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसे हम कहेंगे वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा से शो करते हैं, उसकी यूनिट देखिए एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻10 मीटर। फिर माइक्रोन है जिसको अपन म्यू से शो करते हैं, इज इक्वल टू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। फिर मिली माइक्रोन है, फिर नैनोमीटर है, इस तरह से। फिर इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से शो कर रहे हैं। द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। किसी एक पॉइंट से पर सेकंड जितनी वेवलेंथ पास हो रही है, किसी एक पॉइंट से पर सेकंड जितनी वेवलेंथ पास हो रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको हम हर्ट्ज से शो कर रहे हैं। इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। इसको हम सीपीएस से भी शो करते हैं। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज। फिर वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन यूनिट टाइम इज इट्स वेलोसिटी। मतलब एक इकाई समय में किसी वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज नोन एज वेलोसिटी। इसको हम सी से शो कर रहे हैं। सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब देखिए एक आ रहा है वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से शो कर रहे हैं। वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का इनवर्स है, इसलिए इसको हमने कहा है न्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1/λ। इसको सेंटीमीटर इनवर्स से शो कर रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, पहले इसको स्टडी करते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। स्पेक्ट्रम जो है किसी कोई भी लाइट है उसको हम उसका स्पेक्ट्रोस्कोप में जो देख के और उसका जो हम चित्र पढ़ते हैं, देखते हैं, उसे हम कहते हैं उसका स्पेक्ट्रम। और वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक्चुअली लाइट की जो वेवलेंथ है उनकी व्यवस्थाओं को ही शो करता है। उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही उसका चित्र बनता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दो प्रकार के हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण पैदा हुआ। मतलब किसी लाइट, कोई भी लाइट है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किसी मीडियम के अंदर से पास करेंगे। मीडियम में से जब पास करेंगे तो वो उस लाइट के कुछ पार्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको वो बाहर निकाल लेगा। वो बाहर निकला हुआ भाग जब स्पेक्ट्रोस्कोप की स्क्रीन पर जाएगा तो स्क्रीन पर जो दिखाई देगा दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो क्या दिखाई देगा, उसमें ये दिखाई देगा कि वाइट जो बैकग्राउंड है उस पर काली काली पट्टियां दिखाई देंगी। तो वो काली काली पट्टियां क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां वो काली पट्टियां, वहां पर या उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। किसने एब्जॉर्ब किया, उस लिक्विड ने। कई बार जैसे हमने देखा है कि हम कोई कांच का बल्ब है उसके अंदर पानी भर देते हैं, और उससे हम जब सन को देखते हैं तो क्या होता है, सन जो जितनी तीव्रता से हम उसको डायरेक्ट देखते हैं उतनी तीव्रता से जो है उससे कम तीव्रता से हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस लाइट है उसका काफ़ी कुछ पार्ट जो है वो बल्ब के अंदर पानी या केरोसिन या जो भी लिक्विड भरा हुआ उसने उसको लाइट के काफ़ी कुछ पार्ट का एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्व कर लिया तो जो बचा हुआ भाग है वो बाहर निकल रहा है। तो उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा तो वो क्या प्राप्त होगा, जो जिस पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया उसके स्थान पर ब्लैक कलर की लाइंस हमको दिखाई देंगी। ऐसा ही किरचॉफ ने कहा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज दैट property of element due to which it absorbs selectively a certain wavelength at low temperature। कम टेम्परेचर पर सेलेक्टिव वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, मीडियम और हाई टेम्परेचर पर उसी वेवलेंथ को इमिट कर देगा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब चलिए हम पढ़ते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इस इमिशन स्पेक्ट्रम में देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम है ये लाइट के इमिशन के कारण पैदा होगा। अब देखो क्या कहता है ये, व्हेन इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ए लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से जो रेडिएशन प्राप्त हो रही है उनको डायरेक्ट ही हम स्पेक्ट्रोस्कोप में लेके जाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोप में लेके जाएंगे तो उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा दैट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इस इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि ब्लैक डार्क बैकग्राउंड है, उस पर व्हाइट कलर की लाइंस होंगी जिसे हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। ये डायरेक्टली प्राप्त होता है और ये हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे और जितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। देखिए एग्जाम्पल हैं इनके, टंगस्टन फिलामेंट और सन विल बी कंसिडर्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर और एक गैस इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज तो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रम और हैं, इसी को हम डिवाइड करें तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो स्पेक्ट्रम लाइन्स है वो कंटिन्यूस चलती रहेंगी, उसमें कहीं कुछ बीच में गैप नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं, VIBGYOR। इसमें V से लेकर R तक जो है वो कलरफुल लाइन्स है, वो एक के पास एक लगी हुई रहती है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं आता, इसलिए इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके अलावा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है। वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसमें डिस्क्रीट लाइन आएंगे, बीच में से कुछ लाइनें जो है वो टूटी हुई होंगी, गैप आएगा, दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसको भी हमने जो है वो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है लाइन स्पेक्ट्रम जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और दूसरा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम को अगर हम स्टडी करें तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एक तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है कि एटॉमिक स्टेट में है, उसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो एटॉमिक स्टेट में आएगा, और एटॉमिक स्टेट में आने पर उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें उस स्पेक्ट्रम में हमको लाइनें प्राप्त होंगी, दूर दूर कुछ लाइनें प्राप्त होंगी, इसलिए उसको हम कहते हैं
लाइन स्पेक्ट्रम। और ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंटल स्टेट में ही मिलता है, एलिमेंट ही देते हैं क्योंकि वो हम एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, एलिमेंट ही देते हैं। और एलिमेंट के जो एटम है उनमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम होता है क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है, एटॉमिक स्टेट में, इसलिए उनके इंटरेक्शन कम होने से केवल लाइनें ही प्राप्त होती हैं। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हर एलिमेंट का अलग अलग है, हर एलिमेंट की जो लाइनें प्राप्त होंगी स्पेक्ट्रम में वो अलग अलग वेवलेंथ पर प्राप्त होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम के को हमने हीट किया तो उसकी जो वेपर है, वेपर है मतलब वो एटॉमिक स्टेट में आ गया, सोडियम का जो एलिमेंट था एटॉमिक स्टेट में आ गया, उससे जो वेपर बनी, अब उस वेपर के कारण जो लाइनें प्राप्त हुई हैं, दो लाइनें प्राप्त हुई हैं 5890 पर और एक है 5896 एंगस्ट्रॉम पर। ये दो तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में ये दो लाइनें प्राप्त होंगी। और कोई दूसरा एलिमेंट होगा उसमें अगर एक या दो लाइनें प्राप्त होंगी तो वो अलग एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होंगी। इसलिए किसी भी दो एलिमेंट के स्पेक्ट्रम सेम नहीं होते, इसलिए इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इससे हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इससे हमको किसी भी एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इससे हम जैसे सोडियम है, सोडियम सोडियम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर हमको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो हम इससे कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो है उसको गैसेस स्टेट में लाना पड़ेगा, गैसेस स्टेट में मतलब एटॉमिक स्टेट में आ जाएगी, उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। अब बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब जो है हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं स्पेक्ट्रम कॉम्प्लिकेटेड होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, भैया मॉलिक्यूल देंगे, जैसे माना NH3 है, NH3 N उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब N का एक H के साथ जो इंटरेक्शन है उसके कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त में एक लाइन प्राप्त हुई, दूसरा H के साथ है तो फिर एक लाइन प्राप्त हुई, तीसरा H के साथ है फिर एक लाइन प्राप्त हुई। इस तरह से जब ये तीनों चारों लाइन जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दूर से हमको बैंड दिखाई देगा, एक पट्टी के रूप में दिखाई देगा। इसलिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अभी इसी NH3 को अगर हम हीट कर दें, वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो इसकी वेपर के कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो फिर लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, वो लाइन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है वो बैंड स्पेक्ट्रम है। फॉर एग्जाम्पल N2 है, N2 जो है वो मॉलिक्यूल है, इसके कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। लेकिन N2 को अगर हम गैसेस स्टेट में लेके आ जाएं, एटॉमिक स्टेट में लेके आ जाएं, और उसके कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें लाइनें प्राप्त होगी, इसलिए उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। आज के टॉपिक में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे का जो स्पेक्ट्रोमीटर है इस टॉपिक का वीडियो हम नेक्स्ट टर्न पर बनाएंगे, अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।